गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, कैसी चल रही साइंस की तैयारी? स्ट्रेस्ड? क्यों लेना है स्ट्रेस? इतने सारे अभी किए तो है हमने एग्जाम। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो हमारी पीपीटी अपलोड हो जाएगी। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में। केमिस्ट्री ट्रिकी है ना? हार्ड है, परेशान कर रही है। चल आज परेशानी को सॉल्व करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 डे लेफ्ट बच्चा लोग। प्लीज गो थ्रू योर स्टडी, स्टे फोकस, स्टे काम। सो स्टार्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पीपीटी में कवर किए हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे। कुछ आप पढ़ो, कुछ हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ना है। साइंस का एग्जाम है, 80 में से 60 प्लस तो लाना है कि नहीं लाना है? चलिए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। तो 4 रिएक्शन हमने पढ़ी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 रिएक्शन बच्चा लोग एक एक एग्जांपल के साथ हमें करनी है, ठीक है बेटा? फिर बैलेंसिंग, हम सबको पता है वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, स्कूल लाइफ बैलेंस किया, हम बोर्ड्स दे रहे हैं बिना प्रेशर के। वैसे ही केमिस्ट्री की इक्वेशन को भी तो बैलेंस करना जरूरी है ना, तो बैलेंसिंग जरूरी है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग। पीएच मतलब क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा ना अपन ने, कि जब एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है, तो यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। और सारे अलग अलग पीएच जिसको इंडिकेटर्स की मदद से हम जाना जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच तो देख लिया। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे रिएक्टिविटी सीरीज कौन बताएगा? बेटो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है बेटा? 3 रिएक्टिविटी, एक टेबल बनाया है ना छोटा सा, जो आपने पढ़ना मिस कर ही दिया होगा, मुझे यकीन है आप लोगों पे। 3 में डिवाइडेड है। हाईली रिएक्टिव मेटल जो ऊपर के मेटल्स थे रिएक्टिविटी सीरीज से। फिर मिडल सीरीज वाले मेटल जो ज्यादा नहीं कम नहीं, ना ही इंट्रोवर्ट ना ही एक्सट्रोवर्ट है ना, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले। और लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड वगैरह। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना बेटा, उनको एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी इजी। मिडल रिएक्टिव मेटल वाले क्या है बेटा? दो चीजें। अगर किसी मेटल के ऊपर कार्बन की लेयर है, उसको हटाने वाली प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। सिमिलरली अगर किसी मेटल के ऊपर सल्फर की लेयर है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं आप लोग? रोस्ट। यस। तो सल्फर को जब ज्यादा हीट किया जाता है लेयर हटाने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। और लेस रिएक्टिव मेटल को ये सारे स्टेप करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी किया जाता है। होप सो ये वाला टॉपिक से, और इस टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आती है बेटू, सिनाबार रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन है? जब मर्क्यूरी सल्फाइड को रिएक्ट करवाते हैं ना, तो मर्क्यूरी सल्फाइड पे से मर्क्यूरी के ऊपर से सल्फाइड की लेयर को हटाने वाली प्रोसेस को सिनाबार रिएक्शन भी बोला जाता है, लीस्ट रिएक्टिव में। ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट टू नो। और एक कमेंट सेक्शन में मैं आंसर जानना चाहूंगा, चलिए बताइए थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? ये दो नेमिंग रिएक्शन सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जानना चाहूंगा। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइए कि ये तो इंपॉर्टेंट मस्ट टू नो टॉपिक है। हम इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में आगे के चैप्टर्स में जाएंगे। अब बेटू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे बायो में लाइफ प्रोसेस है ना, फिजिक्स में लाइट है ना, केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर आप लोगों का इकलौता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई नो बहुत ट्रिकी, बहुत परेशान किया ना, ठीक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, 6 से 7 मार्क्स में आता है ये, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कार्बन एक एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो 2 4। अब बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो करे क्या, देखते हैं। अब पता है आगे अपन ने देखा ना, कार्बन में कोई चॉइस नहीं है एक्चुअली। वेल देयर इज नो सिंगल ऑफिशियल मार्क अलोकेशन पर चैप्टर, कोई पर चैप्टर में मार्क्स नहीं है सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से जनरली। पर कार्बन इट्स कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 5 से 7 मार्क्स कैरी करता है बेटा, 5 to 7 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा वर्थ इट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन कार्बन इट्स कंपाउंड के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर बच्चा लोग? हमारे मम्मी पापा हमारा नाम देते हैं ना, नामकरण, नामकरण विधि होती है। तो वैसे ही नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनकी कुछ गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से कार्बन
के नेमिंग वगैरह रखे गए हैं। So writing IUPAC name for simple organic compound. What is organic compound and what is inorganic compound? Organic मतलब जो नेचुरली आ रहे बेटा, तो उनके जो नेम्स वगैरह हम रख रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन डेरिवेटिव्स। अब कार्बन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है ना बेटा, वो सबके साथ बॉन्ड कर लेता है। हमने पढ़ा था ना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी नॉन मेटल को और एक बॉन्ड बना लेता है, वो हो गया आयनिक बॉन्ड। पर कोवेलेंट में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट में क्या है, वो शेयर करके बॉन्ड बनाता है, यानी वो मिल बांट के खाने वालों में का हड़पता नहीं है। तो कार्बन एक इतना अच्छा एलिमेंट है कि वो मिल बांट के चेन फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन में दिखती है जैसा कि मैंने बताया। अब नेमिंग जो है ना, थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो और डिटेल में, यहाँ खाली डेफिनेशन के लिए लिख के रखा है कि भाई एक कार्बन डेरिवेटिव है तो उसे बोलते हैं मीथेन, सिंगल बॉन्ड है तो। दो कार्बन डेरिवेटिव तो उसे इथेन बोलते हैं। अब उसमें अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लग जाते हैं तो उसके हिसाब से कार्बन का नाम चेंज होता रहता है। अपन वो सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा एक कार्बन की जनरल प्रॉपर्टी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जनरली है ना, कार्बन एक सिंगल एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ पेयर करता है तो चार हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बॉन्डिंग सिंगल 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 बॉन्ड हो गया। यहाँ कैसा है कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन है ना बेटो, तो इसे बोला जाएगा मीथेन, क्योंकि ये एल्केन से डिवाइडेड है। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ये भी आगे थोड़ा सा डिटेल में, पर ये कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ। अब जो सिंगल बॉन्ड है ना, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन शॉर्ट फॉर्म, आप लोग रखते हो ना अपने दोस्तों का शॉर्ट फॉर्म, वैसे ही। तो हाइड्रोकार्बन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी करते हैं उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसके अलावा सीबीएसई में एक क्वेश्चन कुछ सालों से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फ्लेम टेस्ट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आप लोगों ने देखा जब गैस जलाते हैं तो गैस से ऑरेंज फ्लेम आती है और बर्तन काले होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो ब्लू फ्लेम आती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैगी सबने बनाई है, कभी कभी बर्तन जल गया नीचे का और मम्मी से डांट पड़ी है, तो आप क्या करते हो, जब हाई हीट पे कोई चीज को पकाते हो तो ऑरेंज फ्लेम निकल रही है। ऑरेंज फ्लेम इज नथिंग बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ब्लू फ्लेम इज नथिंग बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से फ्लेम टेस्ट से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आगे बढ़े। अब पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि तुम लोग लकी हो ये चैप्टर कट हो गया लास्ट 3 साल से, वरना कोविड में और एक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना पड़ता था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, पर हम हमारे कार्बन की जगह तो देख ले, तो हमारा कार्बन इधर लाई करता है। अब ये वाले होते हैं ना बेटा, ये वाले ग्रुप मेटल्स होते हैं, ये वाले ग्रुप नॉन मेटल्स होते हैं, और ये वाले होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर ब्लॉक की बात करें ना, फ्यूचर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे, पर थोड़ा सा मैं बता दूं। अब ये वाले इतने एलिमेंट्स को पी ब्लॉक बोला जाता है, इनको डी ब्लॉक बोला जाता है, और आगे वाले ग्रुप को एस ब्लॉक बोला जाता है। अब हमारे कार्बन की जगह देखें तो ये रहा, ठीक है। और ये ग्रुप को बेटा हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। अभी तक सुनते आ रहे हैं ना, व्हाट इज हेलोजन, हेलोजन हेलोजन, कि भाई कार्बन में जब क्लोरीन लगा तो हेलोजन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसको एकदम सिंपल याद रख लो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, बस ज्यादा नहीं सोचना है, खाली याद करने के लिए बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। ठीक है, चलो बैक विद द टॉपिक। तो बस इतना, हमारे कार्बन की लोकेशन देख लो, हमारे सोडियम का नंबर याद रख लो 11 और मैग्नीशियम का नंबर 12। आगे बढ़े, चलो। अब नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म याद रखना बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म याद रख लो, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन सब ने मिलके एक रूल बनाया बेटा कि इसी तरीके से नाम वगैरह होंगे। तो नाम कैसे होंगे, प्रीफिक्स,
अब हमेशा बचपन से इंग्लिश के टीचर ने नहीं पढ़ा है, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते आ रहे हैं ना, जो नाम के आगे लग रहा है वो प्रीफिक्स और जो नाम के पीछे लग रहा है वो है सफिक्स। तो कार्बन के कितने नंबर ऑफ चेन है बेटा? अगर एक कार्बन है तो उसे मीथेन बोलते हैं, दो कार्बन है तो उसे इथेन बोलते हैं, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन एंड फर्दर ऑन। तो इसी तरीके से कार्बन के नंबर ऑफ चेन और फंक्शनल ग्रुप, मेन चार फंक्शनल ग्रुप याद रखना बेटा। कार्बन के पीछे जब भी OH लग जाए तो उसे बोला जाता है एल्कोहल। हाँ वही अल्कोहल जो सोच रहे हो, एल्कोहल। अब अगर एक कार्बन डेरिवेटिव है और अल्कोहल लगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? मीथेनॉल। करेक्ट। दो कार्बन है, इथेन बोला जाता था ना, तो इथेनॉल। समझ आया? तीसरा है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। जब कार्बन के साथ CHO। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सर मैंने बोला कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, आगे अपन थोड़ा और डिटेल जाएंगे, पर इधर थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो अगर मैंने बोला इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, अब जब भी अल वर्ड लगे बेटा मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप का है, मेंबर है। तो एल्डिहाइड में लगता है CHO और यू कैन ऑल्सो से C डबल बॉन्ड O और इधर एक H। तो जब इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, तो इस वाले कार्बन को गिन के इथेनॉल बनता है। बच्चे क्या करते हैं, दो कार्बन बना लेते हैं उसके बाद CHO ग्रुप लग जाता है, तो ये इथेनॉल नहीं, ये प्रोपेनॉल हो गया। हमेशा तीनों कार्बन को कंसिडर करना। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो तीसरा एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका फॉर्मूला है CHO। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, जिसका है CO। प्रोपेनॉन से ही वो स्टार्ट होता है। और इसके बाद है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कैसे याद रखने के लिए बोला? फिर कल बाहर आई आंटी, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसी तरीके से इसमें ये सारा एड ऑन होता है। अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पीछे Cl लग गया, जैसे कार्बन है उसके पीछे Cl लग गया, तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ओके, गॉट इट। तो एक कार्बन है और उसके आगे क्लोरीन लग गया, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोमीथेन। अब अगर दो कार्बन है और क्लोरीन लग गया तो इसे क्या बोलेंगे बेटू? क्लोरोमीथेन। अब सेम, अगर दो कार्बन है, हाइड्रोजन लगाना जरूरी है, हाँ, एक दो तीन चार, तो इसको क्या बोलेंगे बेटू? क्लोरो इथेन। समझ आया? तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलते हैं एल्काइन। सो द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्किन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्किन और एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेचारा सिंगल ही रह गया। और एल्किन और एल्काइन का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन को आइडेंटिफाई करो, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है। मैं अभी भी बता रहा हूँ बेटा, एक कार्बन मतलब मीथेन, दो कार्बन मतलब इथेन, तीन कार्बन मतलब प्रोपेन, चार कार्बन मतलब ब्यूटेन, पांच कार्बन मतलब पेंटेन और छह कार्बन मतलब हेक्सेन। छह कार्बन तक हमें पता होना चाहिए। और आज का एक होमवर्क है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर याद कर लेना। बेंजीन एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो हर साल एग्जाम में ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आ रहा है। वो स्ट्रक्चर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दे रखा है, वो लर्न कर लेना याद से। तो बैक टू द टॉपिक। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग बहुत जरूरी है बेटा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। करेक्ट। तो इस तरीके से IUPAC की कुछ रूल्स है दैट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नेक्स्ट इज number of carbon present in the chain, and if any double bond, triple bond or functional group is present, name accordingly. Identify and name the substituents. substituents का नाम लिखना है, जैसे अगर हेलोजन ग्रुप है वो लिखना है, और लास्ट में वो कौन से पोजीशन पे, वो जनरली इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं है, वो हमेशा एंड पोजीशन में ही दिया रहता है। ओके बेटा, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेमिंग एल्केन्स, मैंने ऑलरेडी इतनी बार बताया ना बेटा कि एक कार्बन होता है तो मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4। ड्रॉ भी कर सकते हैं अपन, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बेटा? चार है ना। फिर दो कार्बन है तो इथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन ब्यूटेन, पांच कार्बन पेंटेन। अब एन यानी एल्केन सिंगल बॉन्ड हुआ बेटा,
और एल्किन का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्किन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। ये हो गया एल्किन का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है बेटू, ये याद रखना है एल्किन का फॉर्मूला, ठीक है। और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। इधर CnH2n मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज अगर इधर एक दो कार्बन है तो दो, प्लस H2n यानी 2 इंटू 2 यानी 4-2, यानी ट्रिपल बॉन्ड में C2H4 फॉर्मूला होगा। वही अगर एल्केन होता तो C2H6 होता, और एल्कीन होता तो C2H4, और एल्काइन होता तो इसमें 4 में से 2 और माइनस हो गए तो 2, ये एल्काइन। ड्रॉ भी कर ले एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, 3 तो इधर ही हो गया बेटा। टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी नीचे पढ़ेंगे अपन क्या होती है। तो एक एक कार्बन हो गया, तो कितना हो गया इसका फॉर्मूला एल्काइन का, C2H2। तो फॉर्मूला 3 है एल्किन एल्किन एल्काइन का। CnH2n+2 मतलब एल्केन, CnH2n मतलब एल्कीन, और CnH2n-2 यानी एल्काइन। होप सो ये चीज क्लियर हुई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे अब। नेमिंग एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन्स डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी मैंने बताया, और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन भी होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आ जाती है कभी कभार। अब इस टॉपिक पे आते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारा बता दिया था लगभग, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हेलो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, फिर कल बाहर आई आंटी, तो हेलोजन ग्रुप वही है। तो अगर क्लोरीन लगा, अब कितने कार्बन थे, एक दो तीन, तो प्रोपेन है बेटा, और क्या लग गया क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। अब अगर इधर 4 कार्बन होता और क्लोरीन लगता तो इसका नाम क्या होता बेटू, क्लोरोब्यूटेन, करेक्ट। अब क्लोरीन की जगह मैंने आपको बताया हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स, फिर कल बाहर आई आंटी, जनरली ये 3 कंपाउंड दे सकते हैं सॉरी। तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया हमारा हेलोजन ग्रुप। नेक्स्ट है अल्कोहल ग्रुप। अब जितने कार्बन उसके पीछे ऑल लगा दो, लॉल नहीं, ऑल, आपका व्हाट्सएप का इमोजी वाला लॉल नहीं, ऑल। तो 3 कार्बन है प्रोपेन और OH, तो प्रोपेनॉल। अब एल्डिहाइड ग्रुप आया तो अल, तो प्रोपेनल ब्यूटेनल, समझ आया। अच्छा मिथेनल का स्ट्रक्चर हुआ तो एक ही हाइड्रोजन सॉरी, और ये मिथेनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मिथेनल भी हुआ बेटा, इसका फॉर्मूला HCHO बोलो या CH2O बोलो, ये दोनों ही सही माना जाता है, इसको फॉर्म एल्डिहाइड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है HCHO या CH2O बोलो, इसको फॉर्म एल्डिहाइड भी बोला जाता है, ठीक है बेटा, जब एक कार्बन है तो। अब आते हैं पीएच पे बेटा। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। पोटेंस एक लैटिन वर्ड है जो बताता है अब जितना डार्क ब्लू कलर उतना ज्यादा बेसिक। इंडिकेटर पढ़ा है ना, जब लिटमस पेपर रेड से ब्लू हुआ तो क्या होगा, बोलो बोलो, बेस, और ब्लू से रेड हुआ तो एसिड। इधर तक क्लियर हुआ। तो जितना डार्क ब्लू बेटा उतना हाईली बेसिक, और जितना डार्क रेड उतना हाईली एसिडिक। इनमें से कुछ के याद रखने हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटासिड भी है, ये याद रखना बेटा। एंटासिड क्या होते हैं, जब हमें एसिडिटी होती है ना तो वो इनो पीते हैं ना, या जो भी एसिडिटी को बैलेंस करे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका कॉमन एग्जाम्पल है। और सबसे हाईली बेसिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और हाईली एसिडिक हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है ना वो है, जिसका पीएच अराउंड 1.2 है। फिर लेमन जूस अराउंड 2.2। तो ये अलग अलग सोल्यूशन आपको अगर कलर दे रखा हो कि एक सोल्यूशन है ब्लू से रेड है, तो जैसे ही ब्लू से रेड हो रहा है तो दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा कि वो एसिडिक है। अब जितना डार्क रेड उतना हाईली एसिडिक, जितना कम रेड वो थोड़ा माइल्ड एसिडिक। 7 pH मतलब न्यूट्रल, और मोर देन 7 की तरफ गए तो बेसिक, बिलो 7 के गए तो एसिडिक। गॉट इट। एक इंपॉर्टेंट PYQ अब देखेंगे अपन, इट्स क्वेश्चन टाइम। The table below has information regarding pH and the nature of 4 different solutions. Which one of the option is in the table is correct? अब लेमन जूस है वो ऑरेंज कलर में है, मैंने ऑलरेडी बोला। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू उसकी 3 है, पर नेचर ऑफ द सोल्यूशन बेसिक है, पर नेचर बेसिक थोड़ी होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू 10 बेसिक, क्या ये सही है? पहले दो ऑप्शन और देख लेते। गैस्ट्रिक जूस रेड है भाई, पर पीएच वैल्यू क्या गैस्ट्रिक जूस की 6 है? नहीं। एसिडिक है, ये ठीक है। तो फिर गैस्ट्रिक जूस रेड सही है भाई, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू गलत दे रखी है बेटा, एसिडिक सही है।
प्योर वाटर येलो कलर में नहीं होता, बाकी चीजें तो ठीक से रखी है, वो ग्रीनिश कलर के शेड में होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि ब्लू कलर में है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 है और बेसिक है। ठीक है, ये सारी चीजें टैली करके एमसीक्यू में आती है बेटू इस तरह का। अब जैसे जैसे 7 से बियॉन्ड जाते हैं बेटा, वैसे वैसे पीएच स्केल बढ़ता है, तो बेसिक नेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे इस साइड आएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, यानी 1 इज हाईली एसिडिक एंड 5 इज लो एसिडिक। तो इसीलिए जब भी आंसर सॉल्व करो तो तीनों चीजों बेटा मैटर करती है, और थोड़ी सी ये वाली वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, और कलर याद रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन टेट्रावेलेंट। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में समझा चुका हूँ कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है नॉन मेटल को, तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअली शेयर कर रहा है। तो कार्बन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी म्यूचुअली सबके साथ हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ शेयर करना इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। हाँ, इसके एसेंशियल यूजेस, कार्बन एक ऐसा एलोट्रोप है जिसके बहुत सारे यूजेस है बेटा। वो प्लास्टिक्स में यूज होता है। एलोट्रोप मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में बहुत सारी जगह यूज करना। तो कार्बन हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है, फ्यूल्स में, प्लास्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन में, एवरीडे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फिर व्हाट इज टेट्रावेलेंसी, ऑलरेडी मैंने बताया ना बेटा कि एक कार्बन जब 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो है टेट्रावेलेंसी। बॉन्ड हुआ तो एल्केन, डबल बॉन्ड हुआ तो एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। तो ये अलग अलग बॉन्ड बनाता है बेटा। अब कार्बन बॉन्ड्स वर्सेटिलिटी अलोंग मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, तो ऑलरेडी अपन ने पढ़ा ना कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन ग्रुप, वही सेम चीज को हमने रिपीट किया है फॉर्म्स में। अब आते हैं अगला एक टॉपिक, मेटल ऑक्साइड। हाँ, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आता है एग्जाम में। तो मेटल, नॉर्मल मेटल्स हम सब जानते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जब इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एक पतली लेयर जम जाती है, तो उसी को बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेता है, उसी को बोला जाता है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ हमने मेटल को M से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्साइड को O से रिप्रेजेंट किया है। सो टिपिकली एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेटल ऑक्साइड से ना बेटा एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। सो मेटल ऑक्साइड्स वेयर M represents a metal and O represents oxygen. Metal typically exhibits a positive oxidation state while oxygen मेटल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसीलिए ये मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर भी होते हैं, जबकि वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए उसको एम्फोटेरिक भी बोला जाता है। हाँ, तो जैसे कि मेटल ऑक्साइड में एक कॉमन ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विकलाइम भी बोलते हैं, बच्चा लोग लिख लेना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है, यानी जो चूने का पाउडर है ना, हम चूना लगाते हैं ना, वो क्विकलाइम। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एडिशनली मेटल ऑक्साइड्स कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। यानी जब भी मेटल एसिड प्लस बेस, हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी मेटल ऑक्साइड्स एसिड बेस दोनों की तरह शो होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं और उनके सॉल्ट्स हर जगह यूज होते हैं। जैसे कि दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज सीमेंट, ग्लास एंड सिरामिक। ये जो क्विकलाइम, स्लेकलाइम है, इन सबके किसी ना किसी फॉर्म हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। और स्टडी ऑफ मेटल, इन्हीं मेटल की प्रॉपर्टीज की स्टडी को मेटलर्जी भी बोला जाता है। तो मेटलर्जी में ये सारी चीजें यूज होती है। देयर बेसिक प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी विद एसिड्स आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प्स इन, वही सेम चीज के, मेटल ऑक्साइड जब एसिड और बेस की तरह ड्यूअल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो सॉल्ट बना रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे डे टू डे लाइफ में करता है।
कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। तो कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑलरेडी मैंने बताया ना कि मेटल ऑक्साइड क्या है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज जान लो बेटू। ये बेसिक होते हैं नेचर में, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और यही हाइड्रोक्साइड बाद में एसिड की तरह भी काम करते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऑलरेडी मैंने बताया कि ड्यूअल बिहेवियर व्हिच एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं तो भी हो गया, और रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, इसका एक एग्जांपल है अपन देखेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लो और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो। लेट्स गो विद द रिएक्शन। तो कमिंग ऑन टू द मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना बेटू, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना, यानी यहाँ ये क्या है बताओ, अगर ये एसिड है और ये सॉल्ट बन रहा है तो एसिड में क्या डालते तो सॉल्ट बनता है बेटू, तो ये क्या हो गया, करेक्ट, बेस, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बना और क्या रिलीज किया, वाटर। नेक्स्ट, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सख्त बेस है, अब उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला तब ये क्या बन गया बेटू, एसिड बन गया। तो देखा इसका ड्यूअल कैरेक्टर कैसा गिरगिट इंसान है, सॉरी एलिमेंट है, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड, इसे बोलते बेटू सोडियम एल्यूमिनेट। तो यही सारे सॉल्ट डे टू डे लाइफ में फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। तो यही है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाला तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और वाटर रिलीज हुआ। न्यूट्रलाइजेशन सेम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला तो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बना, अगेन न्यूट्रलाइजेशन, पर यहाँ बेस एसिड, बेस एसिड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स के कुछ कैरेक्टर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिए, दे आर जनरली बेसिक, कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोक्साइड्स डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं दोनों। कॉमन एग्जांपल ये है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, अब चलिए एक पीवाईक्यू सॉल्व करें। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, करेक्ट। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, अभी तक अपन ने पढ़ा ना, बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, अपन ने पढ़ा ना, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, सम रिएक्ट विगरसली व्हाइल सम डोंट रिएक्ट एट ऑल। अब कुछ एक क्वेश्चन है उसके हिसाब से, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। क्या होगा अगर कॉपर को हमने एयर में किया, और इक्वेशन क्या होगी तो बताओ। कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर, जी हाँ ऑक्साइड की लेयर। Where some metal oxide categorized as amphoteric, तो हमारे पास ये ऑलरेडी पढ़ा हमने एग्जांपल, और इस इक्वेशन को खत्म करना है तो हम कर लेंगे। सोडियम ऑक्साइड और वाटर क्या होगा, सोचो सोचो, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बताया रिएक्शन लिख के, बेस एसिड सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए आंसर देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर का आंसर है कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज Cu प्लस O2 एंड CuO। बेटू ये याद रखना जब भी आपको इक्वेशन लिखो तो उसको बैलेंसिंग जरूर करो, ठीक है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक क्यों बोला जाता है, तो उसका आंसर है कि भाई मेटल ऑक्साइड एसिड भी है और बेस भी है नेचर में, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, तो बोलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट था कंप्लीट द इक्वेशन, तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटू। और सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट। तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब पानी रहेगा ना बेटा तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, और जब अल्टरनेटिवली ड्राई कंडीशन में जब इसको वाटर नहीं मिल रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो पानी रिलीज करेगा इसमें से, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ बन रहा है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटू। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन बर्निंग सल्फर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है, जब सल्फर को जलाते हैं तो एक कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है, वो क्या है, और उसके लिए इक्वेशन लिखो, नेम द गैस फॉर्म, नेचर ऑफ द गैस, और उसका ड्राई लिटमस करेंगे तो क्या दिखेगा। तो चलिए आंसर करें। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, सिमिलरली ये मेटल ऑक्साइड से भरपूर घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, जब सल्फर को बर्न करोगे ना तो एक गैस रिलीज होगी, वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड,
और उसका बैलेंसिंग करना जरूरी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर ये सल्फरस एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब पता है ना हमको H2SO4, वैसे सल्फरस एसिड मतलब H2SO3। और लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा, करेक्ट। और ऑन कंप्लीट ड्राई लिटमस पेपर देयर में बी लिटिल टू नो विजिबल चेंज, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए, तो ड्राई लिटमस नहीं होगा, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे तभी वो दिखेगा। तो आप थोड़ा सा लिटमस को डैम्प कर लो, थोड़ा सा गीला करके अगर डालोगे सोल्यूशन में तो वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, माइसेल फॉर्मेशन सबको पता है ना बेटू, कार्बोनेट कंपाउंड का लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस टॉपिक से एक लास्ट क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा घुमा क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द मिसल्स फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि सोप के दो एंड होते हैं बेटा, सोप है ना सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन से बने, तो एक उसका हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग और एक हाइड्रोफोबिक वाटर हिटिंग। वो आंसर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है। ये वाला क्वेश्चन घुमा के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइसेल फॉर्मेशन हम सबको पता है, एकदम क्लियर है, पर ये वाली चीज घुमा के आती है ना तो दिमाग चकरा जाता है। सो दो टेस्ट ट्यूब लिए एक्स और वाई, 10-10 ml उसमें हार्ड वाटर डाला, एक में सोप डाला, एक में डिटर्जेंट डाला। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से टेस्ट ट्यूब में फोम ज्यादा होगा, सोचो। करेक्ट, डिटर्जेंट। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट लॉन्ग सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम है। और कौन से टेस्ट ट्यूब में कर्डी सोल्यूशन दिखेगा। और माइसेल फॉर्मेशन क्या होता है, चलिए देखें। तो माइसेल फॉर्मेशन कुछ नहीं बेटा, उसमें ये है, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये आयनिक एंड है। आयनिक एंड मतलब जो सॉल्ट का पार्ट होता है वो पानी से बाइंड कर लेता है, और जो पीछे कार्बन का एंड है वो पूरे डर्ट को पकड़ लेता है। तो एक हाइड्रोफिलिक एंड, एक हाइड्रोफोबिक एंड, तो वही चीज है। सो व्हेन सोप एन एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोफिलिक हेड, यानी आगे का पार्ट वाटर लविंग, पीछे का पार्ट वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक, जो पूरे डर्ट को पकड़ के रखता है। तो जो नॉन पोलर एंड है, यानी मेटल वाला पार्ट तो पोलर है और नॉन मेटल वाला पार्ट नॉन पोलर है। नॉन पोलर एंड पूरे डर्ट को पकड़ लेता है और पोलर वाला एंड पानी को पकड़ लेता है, और जब हम उसको घिस घिस के एजिटेट करते हैं यानी रगड़ते हैं तो डर्ट निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेस्ट ट्यूब वाई में ज्यादा दिखेगा ना, मैंने बोला ना कि ज्यादा फोम किस में दिखेगा, टेस्ट ट्यूब वाई में, क्योंकि डिटर्जेंट लॉन्ग टेंशन सरफेस ऑफ वाटर से और ज्यादा लंबी चेन से बना है। दस डिटर्जेंट फॉर्म अ मोर स्टेबल फोम, इन कॉन्ट्रास्ट सोप रिएक्ट्स विद द आयन इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। इनसोल्यूबल जो नीचे गट्ठा बन जाता है, प्रेसिपिटेट रह जाता है, उसको स्कम बोला जाता है। ये एक मार्क में आता है बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो भी व्हाट इज स्कम, तो ये पढ़ लो। जब हार्ड वाटर में नीचे जो व्हाइट पीपीटी का गट्ठा, पीपीटी मतलब एक गट्ठा, लंप सा कुछ बड़ा रह जाता है, उसको स्कम बोला जाता है। और उसी स्कम के कारण फोम कम बनता है, झाग जो बोलते हैं ना कम बनता है। इन विच टेस्ट ट्यूब, तो मैंने अभी बोला कि स्कम किस में ज्यादा बनेगा, तो सोप में स्कम ज्यादा बनेगा और डिटर्जेंट में फोम ज्यादा बनेगा। तो इन विच टेस्ट ट्यूब कर्डी सॉलिड फॉर्म एंड वाई, तो इन हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर छोटे हैं तो इनसोल्यूबल सॉल्ट बना जाता है जिसे बोलते हैं स्कम। ये याद रख लेना, व्हाट इज स्कम, इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विच डिपोजिट्स इन द वाटर इज नोन एज स्कम। ठीक है बच्चा लोग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। रीजनिंग घुमा के आएंगे कि एक्स ट्यूब है, वाई ट्यूब है, सोप सोल्यूशन है, डिटर्जेंट सोल्यूशन है, हमेशा याद रखना डिटर्जेंट फोम, सोप स्कम, एसएस। सोप में स्कम ज्यादा, डिटर्जेंट में फोम ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट ज्यादा लॉन्ग चेन से बना है, इनसोल्यूबिलिटी को कम कर देता है और फोम बढ़ा देता है। देखा है ना, घर पे मम्मी बोलती है ना डिटर्जेंट में कपड़े डुबो के रख, ताकि डिटर्जेंट ज्यादा एक्शन कर सके, साबुन से इतना ज्यादा साफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू डिटर्जेंट। ओके, तो व्हाट इज कम, इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम विच इज सीन इज नोन एज स्कम। सो सी यू सून बच्चा लोग विद एक्सीलेंस इन योर रिजल्ट। मुझे पता है तुम लोग शाइन करोगे। कीप काम, स्टे हाइड्रेटेड, पढ़ते रहो, स्ट्रेस कम लो, और जिसका साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाए कमेंट सेक्शन में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स करते रहना। फिजिक्स और बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होने ही वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप लोगों से होप है कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आपका इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, इस टाइम को समझ के चलिए, साइंस के पेपर को प्रिपेयर करके रखिए। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। साइंस हार्ड नहीं है बिट्टू, साइंस इज वेरी नाइस।
और स्कोरिंग सब्जेक्ट जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा जानोगे, उतना समझ आएगा। और कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पिंग करिए, हम लोग अवेलेबल है आपके लिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। आपको कुछ भी इशू है तो आप कभी भी हमें अप्रोच करिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। थैंक यू।